बच्चों, आप लोगों का टेस्ट भी है, अब टेस्ट भी होगा आपका, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा आपके ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और टेस्ट को ईमानदारी से देना है आपको और अच्छे से पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी है बेसिसिटी की, कुछ एसिड हमने लिए थे जिसकी बेसिसिटी आपको बताई थी और ये बोला था कि कोई भी एसिड जितने H+ देता है वही उसकी बेसिसिटी होती है, या जो लुईस एसिड होता है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको बेसिसिटी बोलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए, तो हम इक्विवेलेंट वेट के लिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, H3PO4, HCl and H3BO3। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि H2SO4 लेते हैं, सोल्यूशन ले लिया हमने H2SO4। पहला हमारा H2SO4 है। H2SO4 के लिए E जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट को आप M मान लीजिए, अपॉन कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। भाई मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालोगे 98 आएगा, हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको बताया, आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 98/2 करेंगे, आ जाएगा आपका 49। M को हम मॉलिक्यूलर वेट मान रहे हैं, यहाँ मोलरिटी नहीं मान रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर वेट से के लिए सिंबल ले ले रहे हैं। H3PO4 के लिए, तो H3PO4 के लिए E = M बाई क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसका N फैक्टर कितना है 3 है। HCl के लिए, तो HCl के लिए E = मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या हो जाएगा 1। फोर्थ H3BO3 के लिए, जिसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोला जाता है, अच्छा इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं BOH थ्राइस, कई बार ऐसे लिख देते हैं तो बच्चों को बेस का कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा वो बेस नहीं है, वो एसिड है, ये दोनों सेम है, एसिड है। और कौन से एसिड है, लुईस एसिड है, H+ नहीं देते, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 होता है, N फैक्टर 1 होता है। तो E = क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 in following reaction। फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है हमारा H3PO4 प्लस NaOH NaH2PO4 प्लस H2O, ठीक है। सबका सोल्यूशन इसके नीचे लिखते जाएंगे, इसलिए नीचे करके लिखते रहे। आप चाहे सोल्यूशन बाद में लिख लीजिएगा। दूसरा जो सेकंड रिएक्शन है H3PO4 प्लस 2NaOH
Na2PO4 Na2HPO4 प्लस 2H2O। थर्ड रिएक्शन है H3PO4 प्लस 3NaOH Na3PO4 प्लस 3H2। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकलवाया था, तो आपने लिखा था मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर रूल वही है कि कोई एसिड जितना H प्लस देगा वो उसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे H3PO4 ने 3H है पर दिया कितना है, 1 दिया कितना है, एक ही H ना निकला है, यहाँ पे 1 H निकला है। जैसे केवल H3PO4 लिख दे तो हम फिर संभावनाओं की बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि तीनों निकल सकता है, इसलिए डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। लेकिन जब कोई रिएक्शन दे तब ये क्लियर होता है कि कितना निकल रहा है। तो यहाँ पर एक H3PO4 केवल 1 H प्लस निकल रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 है, ठीक है। इसमें जब H3PO4 रिएक्ट कर रहा है तो 3H में से 2H रिलीज कर दे रहा, कितना बच रहा है, 1 H बच जा रहा है। इसका मतलब है कि इसने 2H प्लस दिया। अगर ये 2H प्लस दिया तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। और यहाँ पे इसने 3H प्लस दिया तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। तो आप ये समझिए कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड, ये समझ में आ गया होगा, मैं मिटा दूँ इसको, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन चेंज हो सकती है। बेसिसिटी ऑफ पॉलीप्रोटिक का मतलब एसिड विच कैन गिव मोर देन 1 H प्लस। देखिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके पास क्या बचता है, केवल प्रोटॉन। तो H प्लस क्या है, एक्चुअली में H प्लस प्रोटॉन है, तो इसीलिए पॉलीप्रोटिक बोला जा रहा है। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन। तो हम ये भी बोल सकते हैं एसिड विच कैन गिव मोर देन 1 प्रोटॉन, वो पॉलीप्रोटिक हो गया। और जो एक ही H प्लस देगा वो मोनोप्रोटिक होगा, MONO, मोनोप्रोटिक। तो बेसिसिटी ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड in is depends on a reaction with base। बेस के साथ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि भैया बेस कितना H प्लस उसका ले रहा है, कितना H प्लस रिलीज करवा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो आपको जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड दे तो थोड़ा सा आप लोग सावधान हो जाइएगा। जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड हमारा ऐसा कोई भी एसिड हो सकता है जो H प्लस, जिसके पास जो एक से ज़्यादा H प्लस दे सकता है। जैसे H3PO4, H3PO3, ये यहाँ तक तो 2H प्लस देता है, लेकिन H3PO2 एक ही H देता है तो उसको नहीं लेंगे। H2SO4, H2S भी एसिड माना जाता है, ये भी 2H प्लस दे सकता है, ठीक है। जैसे COOH, इसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड।
तो ये भी क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, ये भी क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो जितना H+ देगा, जैसे ये अगर नॉर्मली केवल पूछ दिया जाए कि भाई इसकी N फैक्टर क्या है, तो बोलोगे 2। लेकिन जब ये रिएक्ट कर रहा होगा बेस के साथ, तब आप ये चेक करना होगा कि बेस के साथ क्या इसने सभी H+ दिए या नहीं दिए। अगर सभी दिए हैं तो डिवाइडेड बाई जितना H+ है उतना कर दो। अगर 1 दिया है तो डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 दिया है तो डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 दिया है तो डिवाइडेड बाई 3 करो। समझ गए? तो पॉलीप्रोटिक एसिड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं बेस की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस के लिए E = होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। और ये जो एसिडिटी ऑफ बेस आपने लिखा है ना, ये जो एसिडिटी ऑफ बेस आपने लिखा है, यही क्या है, N फैक्टर है फॉर बेस। बेस के लिए N फैक्टर यही है। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब आप ऑर्गेनिक में टॉपिक पढ़ रहे होते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो वो मैं समझाऊंगा आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ पर एसिडिटी स्ट्रेंथ को बोल देते हैं, और यहाँ पर हम एसिडिटी एन फैक्टर को बोल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आपको ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और जब आपको इक्विवेलेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको इसको एन फैक्टर के फॉर्म में, वैलेंसी फैक्टर के फॉर्म में लेना होगा। एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो है ये इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाई 1 molecule of base। It is equal to number of OH minus given by 1 molecule of base, या it is equal to number of lone pair donated by a Lewis बेस। एक लुईस बेस जितना लोन पेयर डोनेट कर दे वो। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम ले, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा हो सकता है अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो सकता है यूरिया, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो सकता है NH2 हाइड्रोजीन। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल वाटर भी एक लुईस बेस है, वाटर भी ले सकते हैं। तो जो भी जितना लोन पेयर डोनेट करेगा, जितना होता है वो नहीं बोल रहे, जितना डोनेट करेगा। देखिए रखना और डोनेट करना, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है लेकिन आप किसी गरीब को 10 रुपया देते हैं, तो डोनेट आपने 10 ही रुपया दिया।
ऐसा नहीं कि आप आपके पास जितना है, अगर मैं बोलूँ कि भैया कि ये इन्होंने डोनेट किया और मैं ये बोल दूं कि डोनेट किया आपने 10 लाख रुपया, तो ये गलत है। डोनेट करना और रखना में अंतर है। जैसे वाटर के पास 2 लोन पेयर है पर डोनेट एक ही करता है। वाटर के पास 2 लोन पेयर है पर डोनेट एक ही करता है। वो कैसे, क्यों एक करता है, वो केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं आपको केमिकल बॉन्ड, फिलहाल आपको कोशिश करना है कि अभी आप याद कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप लिख लेंगे। अब जैसे ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ बेस लिख दिया, यहाँ एसिडिटी लिख दिया या एन फैक्टर लिख दिया या वैलेंसी फैक्टर, जो भी आप बोलते हैं। अब ऐसे हमने कुछ बेस लिखा NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, अमोनिया, वाटर। तो ये जैसे OH वाले तो बड़े सिंपल से हैं कि इसके पास एक OH है इसलिए 1 होगा, इसका भी एक OH है तो क्या होगा 1 होगा, इसके पास 2 OH, इसके पास 2 OH, इसके पास 3 OH। लेकिन ये क्या है कि ये तो लुईस बेस हो गया, एक लोन पेयर डोनेट करता है। इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन अभी मैंने बोला आपको कि ये केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। ये बात हम बॉन्डिंग में सीखेंगे कि क्यों एक लोन पेयर डोनेट करता है। फिलहाल आप ये याद कर सकते हैं कि वाटर एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये कुछ बेस की एसिडिटी थी। जैसे एक क्वेश्चन किया जाए इस पर, क्वेश्चन करने के लिए हम ले लेते हैं इसको, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ गिवन बेसिस। जैसे पहला है NaOH, सेकंड है KOH, थर्ड है CaOH ट्वाइस, फोर्थ है अमोनिया। तो अब NaOH का निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, E = मॉलिकुलर वेट बाई 1। क्यों? क्योंकि इसका एक OH देगा। KOH भी क्या होगा, E = मॉलिकुलर वेट बाई 1। CaOH ट्वाइस E = मॉलिकुलर वेट बाई 2। NH3 क्या होगा, E = मॉलिकुलर वेट बाई 1, क्योंकि ये एक लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि पॉलीप्रोटिक एसिड था, वैसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी बेस भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। तो ये अब जैसे CaOH ट्वाइस का आपसे किसी ने पूछ लिया तो CaOH ट्वाइस का आप 2 बोल दिए, लेकिन यही CaOH ट्वाइस, अब CaOH ट्वाइस HCl से रिएक्ट करके बनाए CaOH Cl प्लस H2, और दूसरी बार जब दूसरी रिएक्शन में क्या करे, ये 2HCl ये रिएक्ट करे CaCl2 प्लस 2H2। तो अगर ये एसिड से रिएक्ट, जैसा कि एसिड के लिए ये था कि भाई बेस से रिएक्ट कर रहा था, वैसे बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ये एसिड से रिएक्ट करके अपना दोनों OH देता है तो इसका N फैक्टर 2 होगा। अगर ये एक ही देता है तो इसका N फैक्टर 1 होगा।
तो जैसे इसने एक ही दिया है तो E इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाई 1 कर दिया, और इसने 2 दिया तो E इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाई 2 कर दिया। तो ये बात का ध्यान रखना है कि रिएक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। वैसे अगर आपको कोई COH ट्वाइस बोलते कोई रिएक्शन ना दी हो तो आप फिर अब जनरल रूल लगाएंगे कि भाई 2 OH है, इसलिए इसका एसिडिटी या एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। समझ गए। अब बात करते हैं थर्ड जो केस है हमारा, वो है सॉल्ट का। थर्ड केस क्या है, सॉल्ट का है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, पहली बात तो ये जानिए कि सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल बाय चार्ज। विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, नेचर नहीं है ये। सॉल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, वो एक अलग केस है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सॉल्ट जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है बाय चार्ज, मतलब उसके पास जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन होगा। उतना ही एनायन का मतलब कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एनायन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो सेम होगा, ये कहने का। तो जो आप E निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट है। तो कोई भी सॉल्ट आपको दे तो उसको तोड़ना आना चाहिए कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास NaCl है तो आप जानते हैं कि ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो इस पर टोटल पॉजिटिव कितना है 1, टोटल नेगेटिव कितना है 1, हमेशा बराबर होगा, चाहे आप पॉजिटिव गिन लीजिए चाहे नेगेटिव गिन लीजिए, बराबर होगा। तो यहाँ पर डिवाइड करते समय +1 या -1 नहीं करना है, 1 कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास Na2SO4 है, ये ऐसे टूट गया। तो अब ये Na2SO4 ऐसे टूट गया तो आप देखो पॉजिटिव कितना है, 2 × 1 कितना हो गया, +2 -2। चार्ज बराबर रहेगा हमेशा, चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। तो अगर आपको निकालना हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या है तो कुछ एग्जांपल लिया जाए। एन फैक्टर क्या है, मतलब ठीक है, एक बात और लिख लेना है नोट करके, ओनली पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, only positive charge on metal ion are considerable to calculate n factor of salt except NH4Cl।
अब NH4Cl जो होता है ना, NH4Cl, वो NH4 प्लस एंड Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल पे नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटल वाला ही केवल कंसीडर होगा, और किसी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज आपको कंसीडर नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि ये सर क्या कहानी बता दी, ये तो बड़ा गजब हो गया, ये तो अजीब टाइप का लगा, क्योंकि ये समझ में भी आ रहा है और अजीब टाइप का भी लग रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो नहीं समझ में आ रहा। तो आइए एग्जाम्पल देते हैं आपको, चिंता मत करिए। ये पॉइंट पहले लिखा दिया है, पॉइंट पहले लिखा दिया है ताकि पॉइंट आप दिमाग में घूमता रहे कि ये समझना है, ये समझना है, इसको जानना है कि ये क्या है। आइए पहले सॉल्ट एंड एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। सॉल्ट एंड फैक्टर, मान लीजिए आपके पास NaCl है तो क्या होगा 1, आपके पास MgCl2 है, थोड़ा दूरी पे लिख देते हैं इसको, तो ये Na प्लस Cl माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 1। जैसे ये है Mg2 प्लस 2Cl माइनस हो गया, तो अब प्लस गिन लो चाहे माइनस, तो देखो ये तो 2 प्लस है और ये क्या है 2 × 1 2 माइनस हो गया। तो आपको क्या बोलना है, एन फैक्टर 2 बोलना है, प्लस माइनस नहीं बोलना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है AlCl3 है, तो आपने Al3 प्लस ले लिया और 3Cl माइनस ले लिया, मतलब यहाँ एन फैक्टर क्या है 3 है। आपके पास Al2SO4 थ्राइस है, तो आपने क्या लिया 2Al3 प्लस ले लिया और 3SO4 2 माइनस ले लिया। तो अब देखिए 2 × 3 कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। समझ पा रहे? आपके पास है K2SO4.Al2SO4.24H2O, तो आपने लिखा 2K प्लस 2Al3 प्लस Al2SO4 थ्राइस है ये 4SO4 2 माइनस। अब देखो 3 SO4 तो इसका है और 1 SO4 इसका है, तो टोटल 4 SO4 है ना। तो आप पॉजिटिव गिन लीजिए, देखिए कितना है 2 और ये कितना है 6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, माइनस गिनिए 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब आप बोलेंगे वाटर का क्या, आपने तो तोड़ा ही नहीं H+OH- वाटर तो तोड़ा नहीं, मैंने यही लिखा है अभी थोड़ी देर पहले कि चार्ज केवल मेटल वाला ही गिनना है, पानी वानी H+ ये सब नहीं तोड़ना है आपको, समझ गए। सॉल्ट का मतलब बस इतना ही तोड़ना है, ये तो बगल में है लगा रहने दो ऐसे ही, बस इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, एन फैक्टर निकालने के लिए आपको केवल कैटायन ही मेटल वाला ही तोड़ना है, ठीक है। और एग्जांपल ले लें, जैसे Na2SO4 है, तो ये 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया 2। जैसे NaHSO4 है, तो क्या हो गया Na प्लस HSO4 माइनस 1 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी पॉइंट यहाँ पर काम आएगा कि आपके दिमाग में होता, अगर आपको ये ऐसे दिया जाता तो आप इसको क्या करते, Na प्लस H प्लस 2 तरह का प्लस बना देते और SO4 पे 2 माइनस डाल देते। कि मैंने आपको बोला कि जब आप सॉल्ट हो आपके पास, तो चार्ज कैटायनिक चार्ज जो होगा वो केवल
मतलब पॉजिटिव चार्ज केवल मेटल पे ही आएगा, बाकी जितने नॉन मेटल हैं सब नेगेटिव में चले जाएंगे, तो इसलिए H नेगेटिव में चला गया। ठीक है, अब इसे और एग्जाम्पल लेकर बताए, और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है Na3PO4, तो आपने तोड़ा Na प्लस PO4 3 माइनस, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। लेकिन आपको मिला Na2HPO4, तो आपने तोड़ा 2Na प्लस HPO4 2 माइनस, तो ये 2 हो गया। आपको मिला NaH2PO4, तो ये क्या हो गया Na प्लस H2PO4 माइनस, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया। ध्यान समझिए, यही पॉइंट समझाना चाह रहे थे आपको। वो नॉर्मल सॉल्ट आपको समझा के निकल जाते, आपको समझ में आ भी जाता, उस समय समझ में आप क्वेश्चन भी करने लगते। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता तब आप मुझे पूछते कि अरे सर ये तो बताइए नहीं किए आप, ये तो गड़बड़ा दिए, इसको बताना चाहिए था ना आपको, तो ये फंस जाता मामला। तो अब जैसे और ले लें, जैसे Na2S है, तो Na प्लस S के ऊपर 2 माइनस, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब NaHS है, तो Na प्लस HS माइनस, तो क्या हो गया 1। ध्यान रखना है, सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्ट के बारे में आप। अच्छा, एक चीज़ और समझाएं आपको, मिटाएं इसको। चलिए देखिए, जैसा मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, NaH2PO4 क्या है, तो ये सॉल्ट है, ये एसिड भी है, ये सॉल्ट भी है और ये एसिड भी है। सॉल्ट ये है क्योंकि कैटायन एनायन दोनों जो है सॉल्ट मिला हुआ है, सॉल्ट है ये। भाई एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। आप देख लीजिए कि H3PO4 प्लस NaOH और बनाएगा क्या NaH2PO4 प्लस H2O, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है सॉल्ट है तो इसलिए सॉल्ट है। लेकिन अब फिर देखिए, NaH2PO4 2NaOH, Na3PO4 प्लस 2H2O। अब ये कौन है, ये बेस है, ये कौन है सॉल्ट है, और ये कौन है एसिड है। अरे भाई बेस से रिएक्ट करने वाला, जो बेस से रिएक्ट करने वाला ऐसा कंपाउंड जिसके पास जो H+ डोनेट कर सकता है वो कौन है, एसिड है। तो देखो ये एक जगह पर क्या है एसिड की तरह वर्क कर रहा है, और वहीं दूसरी जगह पर जो है सॉल्ट बना हुआ है सॉल्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना रहता है कि मुझे इक्विवेलेंट वेट किस कंडीशन में निकालना है, मुझे इक्विवेलेंट वेट किस कंडीशन में निकालना है। अगर आपको इस कंडीशन में निकालना है तो E = हो जाएगा m/1 इसका। क्यों? क्योंकि एक Na+ और H2PO4 माइनस। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन में निकालना है, जैसे अभी सॉल्ट है तो सॉल्ट की कंडीशन में निकाला तो Na+ और H2PO4 माइनस कर दिया। लेकिन जब आप इस कंडीशन में निकाल रहे हैं तो इस कंडीशन में इसने एसिड है, और एसिड कितने H+ दे रहा है यहाँ पर
तो आप देखेंगे कि भाई एक Na तो पहले से था, 2 Na बाद में आया, मतलब 2 H+ दिया है। तो यहाँ पर जो E होगा वो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाएगा। बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। तो एक सॉल्ट में अगर H+ भी है तो वो एसिड भी है और वो सॉल्ट भी है। एसिड की तरह अलग, एसिड की तरह जब ट्रीट करेंगे तो अलग तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, सॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो अलग तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। हो सकता है सेम हो सकता है कि दोनों का 1-1 आ जाता। जैसे आप NaHSO4 है तो अब ये एसिड की तरह ट्रीट करेंगे तो एक H+ देगा, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, और सॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो Na+ और HSO4- तो भी मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। तो कभी कभी सेम आ जाता है, लेकिन नियम अलग अलग नियम से सेम आया, अलग अलग रूल से सेम आया तो सेम आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूल दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग रूल लगाने हैं आपको, सेम रूल से नहीं सॉल्व होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको, समझ गए। तो ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इन 3 चीज़ों के बारे में हमने बात करी अभी तक। अब हम जो बात करने वाले हैं इसमें, वो है एटम की। तो हम बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम क्या होता है? तो यहां पर हम E/ लिख देंगे एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटम की जो वैलेंसी होती है ना, वही एटम का n फैक्टर होता है। एटम की जो वैलेंसी होती है वही एटम का क्या होता है, n फैक्टर होता है। तो बात करते हैं वैलेंसी की। अब जैसे मान लीजिए कि वैलेंसी क्या होता है, कोई भी एटम, क्योंकि ये भी बात हम पूरा कंप्लीटली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे वैलेंसी की बात छोटी सी कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम, डुप्लेट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं हम, गेन और लॉस्ट टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी ऑफ एटम बोला जाता है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेकर बताया जाए आपको। एटम वाले में कुछ खास बात नहीं है बच्चों। देखिए एटम का डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाता है, मतलब एटम ज़्यादातर तो वैसे पूछा जाए तो आप वैलेंसी से कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर तो क्या होता है कि एटम या एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जैसे एटम है आपके पास और n फैक्टर है, वैलेंसी बोल दिया हमने इसको। तो अगर वो S ब्लॉक ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है तो n फैक्टर कितना है, 1 है। ग्रुप 2 का है तो n फैक्टर कितना है, 2 है। ग्रुप 13 का है जिसमें बोरॉन एल्युमिनियम ये सब आता है तो क्या है, 3 है।
ग्रुप 14 का है तो 4 है। ग्रुप 15 का है नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है बाहर से, तो फिर ये आ जाता है 3। ग्रुप 16 का 2 और ग्रुप 17 का 1 हो जाता है। ये जनरलाइज है, जनरल बात है, ऐसा नहीं है। अदरवाइज बोला जाता है कि कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो लेकिन अभी बॉन्ड तो हम बना नहीं रहे, तो बॉन्ड नहीं बना रहे तो अभी हम कोई बात इस पर खास नहीं कर सकते, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही पढ़ेंगे हम इस पर बात करेंगे। तो ये बात हुई किसकी? एटम की। अब बात करते हैं आयन की। अब बात करते हैं आयन की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस में E इज इक्वल टू आयोनिक वेट अपॉन चार्ज ऑन आयन, आयनिक वेट अपॉन चार्ज ऑन आयन। अब ये आयनिक वेट क्या होता है भाई, ये भी तो समस्या है कि आयनिक वेट क्या होता है। तो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे पहला SO4 2-, तो आपको 2- से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है मास निकालते समय, केवल आपको सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन लेना है। तो E इज इक्वल टू सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 4 64, 64 प्लस 32 96 डिवाइडेड बाई 2। चार्ज कितना है? 2 है, -2 है उससे नहीं मतलब है, 2 लिखना है। जैसे NH4 प्लस है तो NH4 प्लस के लिए E की वैल्यू, तो नाइट्रोजन 14 प्लस 4 कितना 18 और चार्ज कितना 1। ठीक है। जैसे एल्युमिनियम 3 प्लस है Al3 प्लस, तो Al3 प्लस है तो E इज इक्वल टू 27/3। प्लस माइनस से मास पे, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक मास वही रहेगा, बस आपको चार्ज से डिवाइड कर देना है। PO4 3-, (95/3). तो इस तरीके से आप चार्ज आयन लेकर निकाल सकते हैं। आयन ले लेंगे तो भी आपको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारा जो अगला इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, नेक्स्ट टॉपिक है जो, वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और आयन विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट अगर कोई कर रहा है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए? ये 2 तरीका है, मतलब 2 रास्ते हैं इसके। पहला ये है कि जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है या जो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है उसका या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और या तो रिडक्शन हो रहा होगा, 2 में से कोई एक हो रहा होगा। या तो उस एलिमेंट का खाली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो खाली रिडक्शन हो रहा होगा, और या ये भी हो सकता है कि उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो पर्टिकुलर एलिमेंट का तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, लेकिन अगर पर्टिकुलर कंपाउंड के 2 अलग अलग एटम, एक कंपाउंड जैसे KClO4 था तो Cl और ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, कंपाउंड एक ही था KClO4 KClO3, तो कंपाउंड तो एक ही था,
लेकिन पार्टिसिपेट दो अलग अलग एटम कर रहे थे, तो वो रिडॉक्स हो गया, उसको इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स बोल दिया। ठीक है, तो या तो एटम का केवल एलिमेंट का कंपाउंड का केवल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, या इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हो रहा होगा कंपाउंड का, या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा होगा। तीनों में से कोई एक हो रहा होगा। अब आप बोलेंगे कि सर जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा वो भी तो रिडॉक्स तो होगा, पूरा कंप्लीट तो होगा। हाँ होगा। जैसे एक एलिमेंट का या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, तो आपको निकालना किसका है भाई? आपको तो क्वेश्चन बोला जाएगा ना कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो या CO2 का इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो आपको ये देखना है कि CO2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है, या KMnO4 का निकाला जा रहा है तो KMnO4 का देखना है कि क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। इतनी सी बात है, समझ पाए? तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं एलिमेंट कंपाउंड आयन involve in either oxidation or reduction। ठीक है, तो एलिमेंट कंपाउंड या आयन जो केवल या तो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है या रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन। मॉलिक्यूलर वेट मतलब अब आयन है तो आयनिक वेट और एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। हमने एक जनरल बात कर ली कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कि कैसे इसको निकाला जाए। तो आइए कुछ समझते हैं, देखते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये क्या चिपक गया? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है FeO चेंज हो रहा है किसमें? Fe2O3। FeO चेंज हो रहा है किसमें? Fe2O3 में, और आपको FeO का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो FeO का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपने देखा कि इस पे चार्ज कितना है 2 और इस पे चार्ज कितना है 3, और आपने चेंज निकाल लिया कितना 1 का। तो आपने बोला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ E of FeO is equal to molecular weight by 1। E of FeO molecular weight by 1, क्योंकि चेंज कितना 1 है। E of Fe2O3, मान लो Fe2O3 का निकालना, तो Fe2O3 का लिखा आपने मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये FeO का है, और ये जो M लिखा है ये Fe2O3 के लिए। अब आप बोलेंगे कि इसमें सर 1 और इसमें 2 क्यों? इसमें 1 और इसमें 2 क्यों? देखिए ध्यान से समझिएगा।
+2 से +3 में गया, चेंज कितने का हुआ? 1 का हुआ। कितना आयरन है यहाँ पर? 1, तो चेंज भी 1 पे ही देखना है। एक आयरन पे चेंज कितने का हुआ? 1 का। यह आयरन कितना है? 2, तो 2 आयरन पे कितना होगा? +6, और यहाँ 2 आयरन पे कितना होगा? बच्चों जब इसकी बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि इसमें 2 आयरन है तो इसका भी 2 आयरन पे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो इसमें 2 आयरन पे कितना है? +6, इसमें 2 आयरन पे कितना है? भाई 2 आयरन ले लिया आपने, 2 आयरन ले लिया तो कितना हो गया? 2 आयरन ले लिया तो +4 हो गया। तो +4 +6 चेंज कितने का? 2 का। नहीं समझ में आए तो अलग से समझाते हैं, देखिए ऐसे समझाते हैं। मान लो ऐसे, तो अब आपने क्या किया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। इसका आपने कितना लिख दिया? +3, और इसका कितना लिख दिया? +2। ठीक है, कितना आयरन है? 2 है, तो आपने 2 आयरन यहाँ लिख दिया। यहाँ पर टोटल कितना? +6, यहाँ पे टोटल कितना? +4। चेंज कितने का? 2 का। तो E ऑफ Fe2O3 कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो भी जिस भी कंपाउंड की बात आप कर रहे हैं उसमें ये देखना है कि चेंज आखिर में किस में हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन का -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी। ऑक्सीजन में चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है केवल किस में? आयरन में। तो आयरन में चेंज हुआ है तो आयरन में ही आपको देखना है। अब FeO का निकालना है तो आपको एक आयरन के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, और Fe2O3 का निकालना है तो 2 आयरन के रिस्पेक्ट में चेंज देखना होगा, क्योंकि Fe2O3 में 2 आयरन है। समझ पा रहे हैं? आगे बताएं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास N2O5 है और NO है। तीसरा एग्जांपल है हमारा। अब आपको किसका निकालना है ये देखना। जैसे आपको निकालना है E ऑफ N2O5, इसका मॉलिक्यूलर वेट। मैं इस मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सबका मॉलिक्यूलर वेट, किसी का मॉलिक्यूलर वेट नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं सब में m लिख दे रहा हूँ। तो N2O5 का मॉलिक्यूलर वेट हमने m लिख दिया। अब डिवाइड किससे करना है ये डिसाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 2x - 10 = 0, x = कितना? +5। तो यह नाइट्रोजन का कितना हो गया? +5, और यहाँ नाइट्रोजन का कितना हो गया? +2। नाइट्रोजन है कितने? 2। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 2 नाइट्रोजन पे चेक करना पड़ेगा। एक नाइट्रोजन पे +5 है तो 2 नाइट्रोजन पे कितना? +10। एक नाइट्रोजन पे +2 है तो 2 नाइट्रोजन पे कितना? +4। +10 +4 चेंज कितने का? 6 का। चेंज कितने का? 6 का। ठीक है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर? +2। क्या ऑक्सीडेशन नंबर? +5। एक नाइट्रोजन पे, क्योंकि NO के पास एक ही नाइट्रोजन है तो अब चेंज एक नाइट्रोजन पे देखना है। N2O5 के पास 2 नाइट्रोजन था तो चेंज 2 पे देख रहे थे। जब N2O5 का निकालना था तो 2 पे चेंज देख रहे थे, जब NO का निकालना है तो 1 पे चेंज देख रहे हैं। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +5 है, चेंज कितने का? 3 का। तो हो गया m/3। अच्छा ये मत समझिएगा ये m सेम है भाई, ये NO का मॉलिक्यूलर मास है और ये N2O5 का मॉलिक्यूलर मास है, वो तो हम m करके लिख दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं कुछ? ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जिससे आप समझें कि कितने पे आपको निकालना है। ठीक है।
और एग्जाम्पल लेते हैं, केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन हो रहा, FeS, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2, मान लो ये है। तो आप देखिए कि क्या हुआ, यहाँ पर कितना है +2, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना +3 और यहाँ पे कितना +4। भाई हमको ऑक्सीजन से नहीं मतलब है, यहाँ पे आयरन सल्फर है तो हमें आयरन सल्फर से मतलब है। कितना आयरन है? 1। चेंज 1 का, चेंज +4 -2 6 का चेंज। मैंने बोला था हायर माइनस लोअर करना है, चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, हायर माइनस लोअर। हायर कितना है +4 -2 कितना हो जाएगा 6। तो चेंज हमारा 6 का है। अब दो चीज़ें हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, लेकिन एक साथ पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी तक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, खाली आयरन का हो रहा था, अभी तक आपने देखा, या खाली नाइट्रोजन का हो रहा था ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। लेकिन अब जो है क्या है कि पूरे का हो रहा है, पूरे कंपाउंड का। सेम चीज़ हुआ, रिडॉक्स नहीं हुआ, रिडॉक्स नहीं हुआ है, इसका भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, इसका भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, ठीक है। तो अब टोटल चेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 6 7। तो E ऑफ FeS मॉलिक्यूलर वेट बाई 7। यारी बात समझ में तो समझ में आ रहा है। और लेते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास है FeS2 है, आयरन पायराइड बोलते हैं इसको। और यहां पर इसने बनाया Fe2O3 प्लस SO2। मान लो वही रिएक्शन है, मान लो वही रिएक्शन है। यहां पर इसका कितना +2, यहाँ पर इसका कितना +2, आयरन का +2। सल्फर का भाई इस पे +2 है तो दोनों सल्फर पे मिला के कितना है, दोनों सल्फर पे मिला के कितना है -2। तो एक सल्फर पे कितना है -1। यहाँ पे एक आयरन पे कितना है +3 और यहाँ पे एक सल्फर पे कितना है +4। अब चेंज देखना है। तो चेंज यहाँ पे कितना 1 का, वो वही है पिछले वाला। यहाँ पे चेंज एक सल्फर पे देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है 5 का। तो यहाँ 5 × 2 10 का चेंज है, क्योंकि सल्फर कितना हो गया, अब 2 हो गया। तो अब हमको 2 सल्फर पे चेक करना पड़ेगा, 10 हो गया। टोटल चेंज 1 + 10 कितना हो गया 11। लेकिन ये आप तभी ऐड करेंगे जब आप ये जानते होंगे कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है या दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है। और ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का दोनों में लॉस हुआ या तो फिर दोनों में गेन हुआ। तो यहाँ आप जब E ऑफ FeS2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 11। मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या 11। समझ पा रहे हैं?
Some important oxidizing agent and reducing agent. पहला KMnO4. KMnO4 तो KMnO4 क्या होता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बोलते या न्यूट्रल बोलते तो वो केस जो होगा ये हो जाएगा। यहां पर ये बनाता है MnO, यहां पे बनाता है K2MnO4 और यहां पे बनाता है MnO2। ठीक है, तो E ऑफ KMnO4 यहाँ पे लिख देते हैं मीडियम, यहाँ पे E ऑफ KMnO4। हाँ, तो E अब जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ये ब्लैक से लिखा है तो ब्लू से लिख देते हैं, ये +2 है, ये +6 है, ये +4 है। अच्छा देखिए Mn में ही चेंज हो रहा है, पोटेशियम के 1+ होता है, ऑक्सीजन पे 2- होता है, ऑक्सीजन पे चेंज नहीं हो रहा है, पोटेशियम पे चेंज नहीं हो रहा, केवल Mn पे चेंज हो रहा है। तो अब आप देखेंगे चेंज कितना हो रहा है। तो मीडियम कौन सा पहला आपका एसिडिक, तो यह हो जाएगा M/5। क्यों? क्योंकि +7 +2 चेंज कितने का 5 का। बेसिक मीडियम M/1 +7 +6 M/1। न्यूट्रल मीडियम M/3 +7 +4 चेंज कितने का 3 का। तो ये KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ इसके इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, अलग अलग पूछा जाता है। KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास 158 है, तो यहाँ होगा 158/5, 158/1 या मतलब 158, और यहाँ होगा 158/3। तो ये सब अलग अलग आपको डिवाइड करके भी रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर 158/5 है तो 31.6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 158 और यहाँ पे 158/3 है, तो 5 6 52.66 ये आ रहा है। तो ये इक्विवेलेंट वेट कभी कभी डायरेक्ट ये वैल्यू दे देते हैं आपको ऑप्शन में और पूछते हैं कि क्या इक्विवेलेंट वेट है, तो आप चाहें तो इनका इक्विवेलेंट वेट याद हो। मुझे नहीं लगता याद करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास याद करने के लिए बहुत कुछ है, या आप ये सब भी याद करने लगे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इन सबको आप अभी कोशिश करिए कि समझिए, जब एग्ज़ाम आएगा तब देखा जाएगा, तब याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज KMnO4 की बात करी है, अगली क्लास में मिलेंगे तो उसके आगे बात किया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।